हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी डेट बेटा उसको असाइन की गई है, करदाता को जो भी डेट दी गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट और एविडेंस उसको प्रस्तुत करने हैं, तो उस डेट पर या तो बेटा टैक्स पेयर खुद या तो करदाता खुद जाएगा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। करदाता बेटा खुद भी जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिस में या वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बेटा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने तर्क, आर्ग्यूमेंट्स, सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है, जो भी बेटा उसको पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड अकाउंट्स का और आईटीआर, जो भी असेसिंग ऑफिसर ने उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, असेसिंग ऑफिसर को बेटा वो सारे डॉक्यूमेंट उसको देने होंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, ये बेटा 3 स्टेप्स हो गए हमारे। 4th स्टेप बेटा क्या है, हाँ जी बेटा, असेसिंग ऑफिसर को यदि ये लगता है कि जो टैक्स पेयर है उसको, असेसिंग ऑफिसर को बेटा यदि करदाता की एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल भी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, तो उस केस में करदाता की बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल भी मांगी जा सकती है, ठीक है जी। और बट उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को अप्रूवल लेनी पड़ेगी ज्वाइंट कमिश्नर की, ठीक है जी। हालांकि देखिए इनकम टैक्स में हम इनकम की बात कर सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की बेटा, एसेट्स और लायबिलिटीज की बात देखी जाती है वेल्थ टैक्स में। बट फिर भी अगर लगता है, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की इनकम जो वो साल में कमाता है बेटा, वो इनकम तो कम है बट उसके पास संपत्तियां, एसेट्स बेटा उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंपेयर किया जाता है कि ये बंदा इनकम तो इतनी कमा रहा है और उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्तियां कैसी हैं, तो उसकी संपत्तियों की डिटेल मांगी जा सकती है। और उसके लिए बट असेसिंग ऑफिसर को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी ज्वाइंट कमिश्नर की, ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या होगा, हाँ जी बेटा, उसके बाद असेसी से बेटा पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद और उसके जो एविडेंस हैं, जो उसने एविडेंस प्रोड्यूस किए थे, उनको वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, असेसी की टोटल इनकम का अनुमान लगाएगा, टोटल इनकम को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर टोटल इनकम, या हो सकता है बेटा असेसी का टैक्स पेयर का लॉस निकल आए, जरूरी नहीं है कि स्क्रूटनी असेसमेंट में करदाता की बेटा इनकम ही शो होगी, लॉस भी बेटा आ सकता है। कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो ये सोच के कि इस व्यक्ति की इनकम बनेगी और हम इससे टैक्स वसूल करेंगे, ये सोचकर उस पर कार्यवाही की थी, ये सोच के उसके ऊपर रेड डाली गई थी, बट हो गया उसका अपोजिट, बेटा उसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उस कार्यवाही के दौरान, उस रेड के दौरान, स्क्रूटनी के दौरान लॉस निकल आए। तो अगर बेटा, अगर लॉस निकलेगा तो उस केस में तो असेसी का क्या बनेगा, रिफंड बनेगा, उस केस में टैक्स लाइबिलिटी की बजाय रिफंड। और अगर इनकम बनेगी तो बेटा टैक्स देना पड़ेगा असेसी को, ठीक है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, असेसी की बेटा टैक्स लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है स्क्रूटनी असेसमेंट में, और असेसी का बेटा रिफंड भी अराइज हो सकता है ड्यूरिंग द स्क्रूटनी असेसमेंट। हाँ जी बेटा, फिर क्या होगा, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर बेटा ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा, रिफंड का ऑर्डर। ऑर्डर बेटा किस चीज़ का होगा, या तो बेटा लाइबिलिटी का ऑर्डर होगा या बेटा किस चीज़ का ऑर्डर होगा, रिफंड का। वो रिफंड कम्युनिकेट किया जाएगा किसको, टैक्स पेयर को, इन द रिटर्न फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट का बेटा पूरा प्रोसीजर है। अब देखिए आगे, स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए बेटा जो टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए जो टाइम लिमिट है वो ध्यान से सुन लीजिए कि कितने टाइम के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट करना जरूरी है। नोटिस के लिए तो बेटा टाइम लिमिट हमने देखी थी, 6 मंथ्स की टाइम लिमिट है। बट स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है, असेसमेंट ऑर्डर जो पास करना है, उसके लिए टाइम लिमिट जो दी गई है वो सेक्शन 153 में दी गई है। तो असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया जाएगा टैक्स लायबिलिटी का या रिफंड का, बेटा वो 21 महीने के अंदर अंदर देना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर।
ठीक है बेटा, जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 21 महीने। ये जो रूल था ये बेटा कब एप्लीकेबल था? सुनिए, ये असेसमेंट ईयर 2017-18 या उससे पहले का रूल है। उसके बाद हाँ जी बेटा, फिर 18 मंथ्स कर दिया इसको। गवर्नमेंट ने इस 20 मंथ्स के पीरियड को रिड्यूस करके अब 18 मंथ्स कर दिया। 18 मंथ्स के अंदर हर हाल में असेसिंग ऑफिसर को अपना ऑर्डर पास करना होगा। अब ये 18 मंथ्स जो हैं, ये कौन से ईयर के लिए? 18-19 के लिए। और जो हमारा ईयर चल रहा है बेटा 19-20 या 20-21 जो भी है, उसके लिए बेटा 12 मंथ्स का टाइम कर दिया है और भी रिड्यूस कर दिया है। पहले बेटा 21 मंथ्स का टाइम था, फिर 18 मंथ्स का कर दिया और फिर बेटा ये टाइम रिड्यूस करके, ठीक है बेटा, 12 मंथ्स का कर दिया। क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होगा बेटा, उतना ज़्यादा गबन की संभावना, एम्बेजलमेंट की संभावना रहती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पीरियड को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है, ताकि किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन, कोई गड़बड़ी ना की जा सके। उसको देखते हुए विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल, ठीक है, जिस असेसमेंट ईयर से इनकम रिलेटेड है उसके 12 महीने के अंदर अंदर हर हाल में ऑर्डर पास करना होगा। और ये बेटा कौन से ईयर के लिए है? फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड ऑनवर्ड्स का मतलब बेटा 19-20 के बाद जितने भी असेसमेंट ईयर आएंगे उसके लिए 12 मंथ्स। तो बेसिकली आपने एग्जाम के अंदर बेटा जो लिखना है आपको, वो 12 मंथ्स तो लिखना ही लिखना है। ये बेटा लिखना ही लिखना है, बट पहले वाले भी अगर आप लिख दोगे 21 मंथ्स और 18 मंथ्स, ठीक है, इनको लिखना हालांकि जरूरी नहीं है, आपके लिए कंपलसरी है 12, बट फिर भी अगर लिखना चाहो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये 21 और 18 मंथ्स पहले वाले भी मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब सुनिए, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि स्क्रूटनी असेसमेंट में, हाँ जी बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट में जो ऑर्डर पास करेगा असेसिंग ऑफिसर, हाँ जी बेटा सुनिए, स्क्रूटनी असेसमेंट में जो ऑर्डर पास होगा किसके अगेंस्ट? असेसी के। देखो, स्क्रूटनी असेसमेंट में दो तरह का ऑर्डर पास हो सकता है बेटा, एक तो रिफंड का ऑर्डर, और एक बेटा किसका ऑर्डर पास हो सकता है? टैक्स लायबिलिटी का ऑर्डर। अगर स्क्रूटनी असेसमेंट में रिफंड का ऑर्डर पास हो गया तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है विल फील हैप्पी, यहाँ तो बेटा वो हैप्पी फील करेगा। बट मान लीजिए स्क्रूटनी असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स लायबिलिटी का ऑर्डर इश्यू कर दिया, तो टैक्स लायबिलिटी के केस में हो सकता है मे बी ही इज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी बेटा, उस केस में ये हो सकता है कि करदाता उससे संतुष्ट ना हो, ठीक है। तो उस केस में स्क्रूटनी असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ बेटा वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट वो कहाँ पे जा सकता है? तो उसके लिए बेटा आपको ध्यान रखना है, हाँ जी बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट में जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब बेटा, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? पीड़ित पक्षकार। एग्रीव्ड पार्टी को हिंदी में बेटा बोलते हैं पीड़ित पक्षकार। पीड़ित पक्षकार का मतलब यहाँ पे क्या है? करदाता जिसके अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी का ऑर्डर इश्यू किया गया, वो बेटा अपील फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 246 ए। किसके यहाँ अपील फाइल कर सकता है? इनकम टैक्स कमिश्नर के यहाँ, ठीक है। या फिर बेटा वो क्या कर सकता है? मे फाइल ए रिवीजन, या फिर बेटा वो रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर सेक्शन 264। ये बेटा दोनों ही बातें मैं बता चुका हूँ, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि 246 ए में अपील कैसे डाली जाती है, और सेक्शन 264 में रिवीजन का प्रोसेस भी बेटा मैंने बताया हुआ है डिटेल में, ठीक है। रिवीजन के आई थिंक मैंने 2 लेक्चर बनाए थे, और अपील पे बेटा आई थिंक 7 to 8 लेक्चर इस पे हैं। 8 पता शायद, हाँ जी बेटा 7 to 8 लेक्चर इस पे मिलेंगे। तो वो बेटा लिखना नहीं है यहाँ पर, वो सारा प्रोसेस वो अलग से टॉपिक है, बट यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दोगे कि एग्रीड पार्टी 246 ए के अंडर बेटा अपील डाल सकती है, या फिर वो कमिश्नर के यहाँ रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकती है। और यदि कमिश्नर के ऑर्डर से भी बेटा वो सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में आगे का प्रोसेस भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अलावा बेटा फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है।
हाँ जी बेटा। तो इस तरीके से ये बेटा हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में बेटा यहीं मैं इसको रोक रहा हूँ। इसको बेटा अच्छे से आप स्टडी कर लेना। कल की क्लास में मैं आपके साथ बात करूँगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में। रेगुलर असेसमेंट की 2 टाइप्स मैंने बताई थी, स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट। तो आज बेटा केवल स्क्रूटनी असेसमेंट को आपने अच्छे से स्टडी करना है और इसका बेटा कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर देना, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई पे भेज दूँगा। ठीक है? चलिए, बाय-बाय बेटा।